बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखेंगे कि एटम मॉलिक्यूल कैसे स्टेबल होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं, कैसे स्टेबिलिटी करते हैं, कौन एटम क्या रिएक्ट करता है। तो अगर देखा जाए ब्रॉडली तो केमिस्ट्री का हर कॉन्सेप्ट मोटा मोटी यहीं से एक्सप्लेनेशन होगा। अगर एकदम बेसिक में जाके किसी भी हाई फाई कॉन्सेप्ट को भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एटम का कैसा है, उसी से पता चलेगा कि वो स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है। ठीक है, तो रेडी हैं आप इसको सीखने के लिए? हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या बताए थे कि प्लैनेटरी मॉडल वाला जो कॉन्सेप्ट था कि न्यूक्लियस है उसमें शेल है, तो ये वाला था ओल्ड कॉन्सेप्ट। एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं एपेटाइजर ओनली। क्यों? क्योंकि आप होटल में जाते हैं तो मेन कोर्स आने में जब टाइम लगता है ना, तो थोड़ा एपेटाइजर मंगवाया जाता है शुरू में। तो ये आपका एपेटाइजर है, आपका मेन कोर्स नहीं है। मेन कोर्स आपका आएगा, लेकिन एपेटाइजर खाते हैं पहले। ठीक है, देखते हैं थोड़ा मतलब वार्म अप करते हैं थोड़ा मेन एक्सरसाइज के पहले। ठीक है, तो अगर ये है आपका बोर बरीज प्रिंसिपल। बोर और बरी नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल निकाला था कि कोई भी अगर एटम है तो उसमें कैसे आपका इलेक्ट्रॉन्स कैसे सजेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में। न्यूक्लियस है, उसमें एक आपका एक ऑर्बिट आया, फिर दूसरा ऑर्बिट आया, फिर तीसरा ऑर्बिट आया, फिर चौथा ऑर्बिट आया। अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जाएंगे? क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में आ जाएंगे, या एकदम सबसे बाहर वाले में सब रहेगा, या अंदर वाले में रहेगा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, कैसे रहेगा? किसी को ये समझना अगर है तो यहां से शुरू करना होगा कि अगर कोई एटम है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन सजेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका ये न्यूक्लियस है, ये आपका पहला शेल है, इसको हम के शेल बोलते हैं। सही है ना? के से केमिकल माइंडसेट, के से यहां से। तो फिर एल से, उसके बाद एम, उसके बाद एन, ऐसे बढ़ता है। ठीक है, तो के शेल, एल शेल, एम शेल। के का एन वन मतलब nth नंबर, मतलब कितनावा नंबर का वो शेल है। फर्स्ट शेल है, के शेल ही तो पहला नंबर शेल है ना, तो n1। एल हो गया n2 दूसरा शेल है, एम हो गया 3 तीसरा शेल है। तो बोला जा रहा है कि जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक शेल का डिनोट करेंगे 2n² से, मतलब अगर n1 है तो के शेल में मैक्सिमम आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2n²। n कितना है? k का 1 है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो हो गया 2। यही है मैक्सिमम। तो के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे? 2। इसी तरह एल में कितने जाएंगे? 2 × 2², 2 × 4, 8 हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एम शेल का nth कितना नंबर है? 3, तो 2 × 3², 2 × 9, 18। तो कितना हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन nth शेल में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, nth। तो nth शेल में कितना? 2n²। तो यही है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल। अब इसको अगर एक एग्जांपल से देखते हैं, हाइड्रोजन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एटम है तो प्रोटॉन के नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 अगर प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन में कितना होगा इसका? 1 होगा। तो कितना? के में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां जा गया? के में चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे सिंपल है। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, के का कैपेसिटी कितना है? 2 ले लिया। ठीक है, लिथियम 3, 2 यहां गया, सबसे पहले तो अंदर में आएगा ना। सबसे स्टेबल जो शेल होता है ना, वो सबसे अंदर वाला शेल होता है। क्यों? बिकॉज आपका यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करते हैं ना न्यूक्लियस के पास जाए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन डिस्टेंस के साथ साथ कम हो जाता है। जैसा डिस्टेंस बढ़ाइएगा उसका अट्रैक्शन जो फोर्स है कम हो जाता है। तो क्या कर रहा है? पॉजिटिव बीच में है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन उसके पास में आके रुकने जा रहा है। अब उसके अंदर क्यों नहीं चला जा रहा है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसको बताएंगे। लेकिन यहां पे समझिए कि सबसे स्टेबल होगा कहां पे? जहां पे सबसे पास में आप जा रहे हैं वहां पे। सबसे पास अगर चले जाइएगा तो वहां पे आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो के में सबसे पहले गया,
K फुल हो गया है, 3 आ गया है, तो 2 1, 2 यहाँ बाकी यहाँ चला गया, 2 यहाँ बाकी यहाँ, ऐसे ही चला, ऐसे ही जा रहे हैं, तो कहाँ तक जाएंगे, नियॉन तक चले जाएंगे, तो 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बढ़ रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सोडियम देखिए क्या आ रहा है कि 2 8, अब 8 के ऊपर तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि क्यों 2n², यहाँ पे 8 से ज्यादा नहीं जा सकता, तो अगर 11th इलेक्ट्रॉन जो आएगा कहाँ जाएगा, नेक्स्ट सेल में जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सबको, ठीक है। अब देखिए, अब आगे आप खुद कर सकते हैं, सोडियम के बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे कर सकते हैं आप लोग, वो देख लीजिए आप, बहुत सिंपल से, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते रहे। पोटेशियम का केस लेते हैं 19, ये पोटेशियम केस क्यों लिए हैं, बिकॉज यहाँ देखिए कि ऐसे 2 8, थर्ड वाला M है, M में कितना जा सकता है मैक्सिमम 18, तो हम क्या बोले 2 8, यहाँ पे 9 चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम, 18 तो जा ही सकता। फिर बोरबरीज ने बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, उन्होंने बोला कि जो आउटर मोस्ट जो शेल है ना, जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट को वैलेंस नहीं बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैसे वैलेंस शेल, तो वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट जो शेल है वहां पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने बोला। अच्छा, तो एक और कॉन्सेप्ट आ गया इसके ऊपर कि 2 8 9 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट में तो 9 हो जाएगा, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा कि 2 8 9 हो, तो इसमें 8 दिए, इसमें बोला कि मैक्सिमम 8 होना चाहिए, मिनिमम पे तो कुछ नंबर नहीं था, 8 तुम दे ही सकते हैं, फिर यहाँ पे 1, इसी तरह फिर आगे बढ़ने लगा, ठीक है। अब यही से बोला जाता है कि ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो गया है। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली में कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये तो कम नंबर है ना 19, लेकिन 118 तक एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट है ना, 118 का तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर यहीं पे कंफ्यूजन हो रहे हैं तो आगे भी तो कंफ्यूजन हो सकता है। एक एग्जांपल ये लेड का, पीबी। अच्छा, ये सब भी नाम सब कभी हम लोग देखेंगे कि पोटेशियम का जो के है इसका नाम होता है कैलियम, KAL, इसका लैटिन या जर्मन नाम होता है, जहां तक पॉसिबल संभव है लैटिन नेम है इसका कैलियम, ठीक है। जैसे सोडियम का Na, नाट्रियम इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको नाट्रियम, बाकी सबका तो वही है। लेड का होता है प्लम्बम, इसीलिए Pb आया। आयरन का जैसे Fe होता है फेरम, ठीक है, इसी तरह से आता है, जब ऐसे ऐसे आते रहेगा वैसे उसको लैटिन नेम बताते रहेंगे, तो इसका क्या प्लम्बम, तो Pb। तो आप असाइनमेंट आप ले लीजिए, इसका पता कीजिएगा W का किसका है, इसका टंगस्टन होता है, टंगस्टन का क्या नाम है ये पता कीजिएगा। एक और पता कीजिएगा कि A टू लेके Z तक सारे एलिमेंट्स, मतलब सारे जो अल्फाबेट्स है ना वो आपके पीरियोडिक टेबल में है, सिवाय एक लेटर के। वो लेटर कौन सा है, एक ही ऐसा लेटर है जो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं नहीं है, वो लेटर पता कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है, ठीक है। ठीक है, चलिए लेड का 82, लेकिन 82 का देखिए कैसे सजा है, 2 8 18 32 18 4, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये हम खुद से नहीं, हम तो छाप दिए हैं, ये हम गए और एक मेरे पास एक टेक्निक है जो कि हम बताएंगे कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकाले, उससे हम ये वाला डिराइव किए हैं, वहां से हम छाप दिए हैं। इसको बोरबरी से इसको डिराइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्यों मुश्किल होगा, ये तो दिख ही रहा है आपको कि कभी आपको 2n² बोला जा रहा है कि मैक्सिमम है, लेकिन आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और आ जाता है कि पेनल्टीमेट से, पेनल्टीमेट मतलब लास्ट बट वन, मतलब लास्ट से जस्ट पहले वाला, सेकंड लास्ट को पेनल्टीमेट बोलते हैं। बोला कि पेनल्टीमेट में 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक और रूल आ गया, तो 3 रूल आ गया ना आपका, इस तीनों को दिमाग में रखते हुए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, 2 8 18 32 18 4। हमको तो पर्सनली ये पसंद नहीं है, ये कॉम्प्लिकेट हो गया। हमको कोई भी केमिस्ट्री में कॉम्प्लिकेट होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। और जनरली केमिस्ट्री में लोग हर साइंसेज में सॉल्यूशन ही ढूंढा जाता है, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जाते हैं हम लोग, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑर्बिट वाला था, शेल वाला, यहाँ पे ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग इसका इजी वे में कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे बाद में। पहले हम आपको एक गन दिए हैं, उसको चलाना सीखिए, उसको शूट करना सीखिए। अब आपको गन कैसे अंदर काम करता है वो बाद में सीखिएगा, लेकिन पहले गन से शूट करना सीखिए, ठीक है। तो यही है कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाते हैं पहले, फिर समझेंगे कि ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं, कैसे स्पेस में ओरिएंटेड होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे।
ये यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे कि ऑर्बिट तो था नहीं प्लैनेटरी वाला, इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। तो ऑर्बिटल आप अभी के लिए यही समझ सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अब हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो एकदम रसगुल्ला की तरह गोल इस तरह स्फेयर रहेगा ऐसा नहीं है, बहुत तरह का बलून की तरह भी हो सकता है, रिंग की तरफ भी हो सकता है, डोनट से की तरह भी हो सकता है, अलग अलग शेप में आता है, वो हम लोग पढ़ेंगे।